सवाल नंबर पहला पढ़ो। सवाल में क्या लिखा पढ़े, सवाल नंबर पहला पढ़े, क्या लिखा है? चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। तो चाय का पहले वाला भाव और नया वाला भाव दोनों बताना है। अब इसके लिए कहानी सुनना, जो कहानी हम तुम्हें सुनाएं प्रैक्टिकली वो सुनना। चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण, चाय के मूल्य में 10% कमी होने के कारण 270 रुपया खर्च करने पर, 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय ज़्यादा आती है। हम गए दुकान पे, हमने उसको 270 रुपये दिए, उसने हमें चाय दी 250 ग्राम ज़्यादा, 250 ग्राम नहीं दी, 250 ग्राम ज़्यादा। ज़्यादा मतलब हमने पिछली बार भी 270 दिए थे इस दुकानदार को, लेकिन उसने हमें 250 ग्राम ज़्यादा नहीं दी थी। इस बार उसने मुझे 250 ग्राम ज़्यादा दी। तो हम पूछेंगे दुकानदार से कि तुम 250 ग्राम चाय भूल गए क्या, ये ज़्यादा क्यों दे रहे हो, 250 ग्राम चाय ज़्यादा क्यों दे रहे हो? तो वो कहेगा भाई साहब चाय हो गई सस्ती। कितनी सस्ती हो गई? 10%। तो हम कहेंगे हमें 250 ग्राम नहीं चाहिए, हमें अगर 250 ग्राम जो एक्स्ट्रा वो दे रहा है, 250 ग्राम चाय अधिक दे रहा है, हम कहें हमें नहीं चाहिए। तो 270 में 10% कितना हुआ? 27। 270 का 10% यानी इकाई के बाद दशमलव, तो 27 रुपया। तो हम कहेंगे हमें 270, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि 10% सस्ती हो गई? 270 रुपये दिए हैं, 10% वापस करो, तो वो वापस कर देगा तुम्हें 27 रुपये। 10% सस्ती हुई ना। तो 270 का 10% 27 रुपये उसने तुम्हें वापस दे दिए, क्योंकि 10% सस्ती हो गई। तो 10% हम कम रुपए देंगे, उसको कम रुपए देंगे। तो हमने 27 रुपये उससे ले लिए। क्या हमने 27 रुपये ले लिए, क्या अभी भी वो तुम्हें 250 ग्राम चाय देगा? अब काय को देगा? जितनी सस्ती हो गई उतने रुपए तुमने वापस ले लिए उससे, अब भी देगा कि 250 ग्राम चाय? नहीं देगा। तो 270 का 10% हुआ 27, 27 रुपये में 250 ग्राम चाय वो दे रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया कि 27 रुपये में 250 ग्राम चाय वो दे रहा है। क्या ये लाइन समझ में आ गई? 27 रुपये में 250 ग्राम चाय दे रहा है। राहुल बताओ समझ में आ गई? अगर हम उससे 27 रुपये ले लें, 27 रुपये ले लें, क्योंकि 270 का 10% 27 होता है, तो वो हमें 250 ग्राम चाय नहीं देगा। वो 250 ग्राम चाय वो हमें दे रहा था एक्स्ट्रा, अब ये मेहरबानी बंद हो जाएगी, अब वो नहीं देगा। तो हम क्या हिसाब लगा रहे हैं? हम कहेंगे अच्छा एक काम करो, तुम रख लो 27 रुपये रख लो, अब आए हैं तो रख लो। तो वो कहेगा ठीक है, तो 250 ग्राम चाय ले लो। तुम कहोगे नहीं मैं 27 वापस कर दो, तो वह 250 ग्राम कम कर लेगा। तो तुम कह रहे 27 रुपया में 250 ग्राम चाय आने लगी है, हम दे रहे तो वो 250 ग्राम दे रहा है, हम ले रहे तो वो अपनी निकाल ले रहा है। तो तुम कहोगे अगर 250 ग्राम 27 की है तो 1 kg कितने की आएगी? 1 kg 4 गुना कर लो ना, 250 ग्राम, यानी इसमें अगर 4 का गुना करोगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। 1000 ग्राम माने 1 kg, तो इसमें भी 4 का गुना करना पड़ेगा तुम्हें। तो 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और 2 10। तुम कहोगे भाई साहब अब जो भाव चल रहा है ना, नया भाव जो है आज के समय में, पहले का नहीं कह रहे हम, नया जो भाव है आज के समय में वो 108 रुपया प्रति kg की है। क्या ये लाइन तुम्हें समझ में आ गई? 108 रुपया प्रति kg है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे ही हो जाता है 108 रुपया पर kg। अब वो कह रहा सवाल में कि पहले वाला भाव भी बताओ। वो कह रहा पहले वाला भाव बताओ, नया भाव। तो नया भाव तो तुमने निकाल लिया। अब बात है कि पहले कितना था भाव। तो पहले कितना था, माना कि पहले अच्छा वो कह रहा 10% कमी हुई थी, तो 10% कमी या वृद्धि इसमें मत कर देना 108 में। माना कि पहले जो भाव था, माना कि पहले भाव जो था, माना है जे तुमने कि 100 रुपये का था, 100 रुपया पर kg का था, ठीक है। अब 100 रुपया में चाय हुई थी सस्ती कितनी? 10%। अगर 100 रुपये का भाव था, 10% कम हो गया मूल्य, तो x का 100% x ही होता है। किसी का भी 100% निकालो वही होता है। और अगर 10% सस्ता कर दूं तो x का निकालना है 90%। 10% कम करना है ना, मूल्य सस्ती हो गई, तो x का 90% अगर हम करें, x का 90% अगर हम करें तो ये हो जाएगा बराबर में 108 नया भाव। पहले वाले भाव का 90% है 108, पहले वाले भाव x है और पहले वाले भाव का 90% है 108। यहाँ से x का मान निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? x × 90/100 तो है ही, बराबर में लिखोगे 108, 90 जाएगा नीचे, तो ये एक काम करो 0 से 0 हटा दो, 9 एकम 9 10, 9 दूनी 18, 12 10 120। इसका मतलब पहले तो था 120 रुपया पर kg और 120 का 10% होता है 12 रुपया, 12 हो गए कम। अब आज के समय में उसका भाव है 108 रुपया पर kg। तो एक बार देख लो, इसके करने की दूसरी विधि बता रहे हैं फिर हम।
अगर सवाल ऐसा इस टाइप का सवाल आ जाए, किस टाइप का, कि 10% कमी हो गई मूल्य में, या फिर वो कहेगा 10% बढ़ गए मूल्य। अगर वो कह रहा 10% कमी हो गई तो वो कह रहा 270 रुपया में ज़्यादा चाय आ रही, और मान लो वो सवाल में कहते 10% बढ़ गए मूल्य, तो 270 रुपया में फिर कम आने लगेगी वो चीज़, फिर तुम कहोगे कम क्यों दे रहा है। अगर मान लो यहाँ कमी की जगह वृद्धि हो जाए, मूल्य महंगी हो जाए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, अब 30 रुपया में कम पेट्रोल आ रही, तो फिर क्या है, यहाँ पे कम आने लगेगी चीज़। तो दोनों टाइप के सवाल के लिए तुम क्या करोगे, इसके लिए ये याद रख सकते हो कि तुम्हें घटा हुआ मूल्य निकालना हो या बढ़ा हुआ मूल्य निकालना हो। घटा हुआ मूल्य निकालना हो, घटा हुआ मूल्य कभी तुम्हें निकालना हुआ, या फिर तुम्हें निकालना हुआ बढ़ा हुआ मूल्य, या तो ये घटेगा मूल्य या फिर बढ़ेगा मूल्य, बढ़ा हुआ मूल्य। यानी तुम कह सकते हो कि नया मूल्य, नया मूल्य घटने के बाद या बढ़ने के बाद का जो मूल्य है उसे नया मूल्य कहेंगे, बाद वाला मूल्य, बाद वाला भाव। तो इसको करने के लिए तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे कितने परसेंट की कमी हुई, 10% की, तो 10% को तोड़ोगे तो 10/100 नहीं लिखोगे, लिखोगे। और क्या है, बुक रहा 270 रुपया में 250 ग्राम चाय ज़्यादा आ रही, तो यहाँ लिखो रुपया और प्रति लिखो ग्राम, रुपया प्रति ग्राम, रुपया प्रति ग्राम। तो रुपया ऊपर है 270 से ऊपर तो लिख दो रुपया के सामने 270, और ग्राम के सामने लिख दो नीचे 250, तो नीचे होगा 250। इसको कर दो सॉल्व, काट पीट के जो भी उत्तर आएगा वो रुपया प्रति ग्राम। अगर घटा हुआ मूल्य है तो घटा हुआ आएगा, और बढ़ा हुआ मूल्य तो भी यही करना है, बढ़ा हुआ आएगा। चाहे घटा हुआ का सवाल है चाहे बढ़ा हुआ का सवाल है, करना यही है। तो अपन ने इसको जैसे काटा पीटी करी, 1 0 से 1 0 कटा, इस 0 से इस 0 को काट दिया हमने, तो 250 ग्राम जी आ जाएगा 27/25, सॉरी 27/250 रुपया प्रति ग्राम जी आ गया तुम्हारा आंसर, 27/250 रुपया प्रति ग्राम, यही उत्तर है। लेकिन अगर तुम देखो तो रुपया प्रति केजी में चाहिए, रुपया प्रति केजी में है आंसर, तो इस ग्राम के लिए केजी में बदलोगे, तो ग्राम को केजी में ले जाने के लिए 1000 का भाग या 1000 का गुणा, 1000 का भाग करोगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो 250 जो ग्राम लिखा है इसको केजी में ले जा रहा है, तो कैसे जाएगा 27/250। अगर देखो रुपया प्रति ग्राम में है तो यही उत्तर है, अगर रुपया प्रति केजी में है तो इस 250 ग्राम को 1000 का भाग दोगे तो ये बन जाएगा रुपया प्रति केजी, नहीं बन जाएगा। 0 से 0 को काट दो, और 25 एकम 25, और 25 चौको 100, और 4 चले गए ऊपर, तो आ गया 108 रुपया पर केजी। ये नया भाव है, घटा हुआ भाव है। अगर बढ़ा हुआ होता, सवाल में बढ़ा हुआ लिखा होता तो बढ़ा हुआ भाव है। अब हमने कही पहले वाला भाव कितना है, माना कि पहले x था, और x में 10% कम करोगे तो 90% तो बचेगा ना। 10% कम कर दो x में तो x में फिर भी 90% बचा। अगर x में 20% कम करोगे तो 80% बचा, और x में 10% बढ़ाओगे तो 110% हो गया, x में 20% बढ़ाओगे तो 120% हो गया। तो इसमें क्या है, अभी 10% तो कम हुए कि बढ़ गए थे। अगर बढ़ने वाला सवाल होता 10% वृद्धि हो गई तो 110 करना है, 110%। अगर सस्ती होने वाला सवाल है कि 10% सस्ती हुई थी, तो मान लो पहले x रुपया पर केजी था, माना पहले x रुपया पर केजी था तो 10% कम हो गए तो x का 90% करोगे। और अगर पहले x रुपया पर केजी था और मान लो यहाँ लिखा होता 10% बढ़ गए थे मूल, तो x का फिर 110% करोगे, क्योंकि x का 100% तो x ही होता है, न्यूट्रल वही। तो बराबर घटने के बाद क्या मूल्य हो गया 108, ये जो आ गया 108 लिख दोगे। यहाँ से x × 90/100 जब तुम करोगे तो आंसर आ जाएगा 108 को काटा पीटी करोगे, 0 से 0, 9 एकम 9 10 9 दूनी 18 120 आएगा। तो यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा कि 120 रुपया पर केजी पहले थी, और जब उसमें 10% सस्ती हो गई तो हो गई थी 108। 10% सस्ती होने के बाद उसमें हो गई थी 108। बहुत आसान है, परसेंट है तो बटे 100 कर दो, रुपया ऊपर केजी नीचे। अगर रुपया पर केजी में आंसर है तो रुपया ऊपर केजी नीचे, रुपया पर ग्राम में आंसर है तो ऊपर रुपया नीचे ग्राम। अगर रुपया पर वस्तु में आंसर है तो रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो रुपया पर वस्तु होगा। अगर मान लो सेब है तो रुपया प्रति सेब, रुपया प्रति केला, रुपया प्रति वस्तु, जो भी आंसर जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हो जाएगा। देखो जिस सेकंड नंबर का सवाल जो लिखा इसको पढ़ लो पहले। नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है, वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिए जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है। तो अगर मिश्रण विधि लगाओगे इसमें तो कैसे लगाओगे, 2 तरीके मिश्रण विधि का। ये सवाल मिश्रण वाले टॉपिक में हो चुका है। कैसे किया था कि 6 लीटर घोल में तो 5% नमक है, और 6 लीटर में मिलाया कितना है
मिलाया नहीं है, निकाला है, वाष्प द्वारा निकल गया। कितना निकला था? 1 लीटर। तो माइनस हो गया इसमें से 1 लीटर, यानी इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 5 लीटर बन जाएगा। ठीक है, माइनस 1 लीटर में क्या निकला था? पानी। ये घोल नहीं निकला, ये शुद्ध पानी उड़ गया वाष्प में। तो पानी में नमक कितना हो रहा? 0% नमक। यहाँ पे जो बीच में आएगा वो मिक्सचर का परसेंट आएगा, और वो मिक्सचर का पूछ रहा है शेष बचे घोल में क्या परसेंट नमक है। तो ये 0%, यहाँ पे लिखोगे x% नमक है। इसको सॉल्व करना है। कैसे करोगे? 6/-1 और 5 बड़ा है, 0 छोटा है, तो x बीच में आएगा। ठीक है, इसको हल कर लोगे तो 5 x माइनस क्या होगा? 0, और x माइनस 0 6 के सामने, और 1 के सामने क्या हो जाएगा? 5 - x। अगर तुमने मिश्रण टॉपिक पढ़ा है जो अपन ने किया था तो हो जाएगा, नहीं अगर पढ़ा तो देख लेना उसका वीडियो। तो इसमें क्या है? यहाँ पे 6×5 = 30, माइनस का 6x बराबर में माइनस का x, तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही बात है, साइड जाएंगे तो 5x, तो x बराबर क्या आएगा? 6, यानी x बराबर 6। x क्या है? 6 और 1 5 का 6% नमक हो जाएगा। तो मिश्रण विधि तो ये हो गई। अब हम कर रहे हैं इसको बिना मिश्रण के। ठीक है, अच्छा मिश्रण से एक तरीके से और कर सकते हो, एक तरीका और है मिश्रण से करने का। जितने भी वाष्प द्वारा निकालने वाले सवाल हैं उसको तुम ऐसे भी कर सकते हो कि तुम ऐसे सोच सकते हो कि 6 लीटर का घोल था, 6 लीटर का घोल था और 1 लीटर पानी उसमें उड़ गया, तो बचा कितना रहा? 5 लीटर का घोल। 6 लीटर में तो परसेंट नमक था कितना? 5% नमक था, और 5 लीटर जो बचा है इसमें हमें पता नहीं क्वेश्चन परसेंट नमक है, हमें नहीं पता। तो तुम कहोगे भाई साहब 6 लीटर में 5% नमक था, है कि नहीं? और जो 5 लीटर है 5 लीटर में x% नमक था, x% नमक हमने मान लिया, ये x मान लिया। और जो 1 लीटर पानी उड़ा है उसे वापस लाओ, 1 लीटर पानी को, 1 लीटर पानी को वापस इसमें मिला देंगे 1 लीटर पानी को, तो 6 लीटर का ये घोल नहीं बन जाएगा। और 1 लीटर में नमक 0% था, 0% नमक, इन दोनों को मिलाओगे तो 6 लीटर में दिया है 5%, बीच में लिख दो 5%। इसको भी जब सॉल्व करोगे ना तो 5 लीटर में निकल के आ जाएगा x बराबर 6। इसको करके देख लेना, x बराबर 6 ही आएगा। इसको कर रहा बिना मिश्रण से। बिना मिश्रण से कैसे करें वो देखो, बिना मिश्रण से देखना। बिना मिश्रण के इस सवाल को करने के लिए इसमें लिखा है नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक है। हम थोड़ी डिटेल कर रहे हैं तुम्हें समझाने के लिए। नमक का 6 लीटर घोल देखना इसमें, और इस घोल में 5% नमक है, बाकी का पानी है। 5% नमक है। अगर हम कहें 6 का 5% कितना होता है, तो 6 का 5%, 6 × 5 0.3, तो हम लिखे दे रहे 0.3। सही है ना? 6 का 5% यही तो होगा, 6×5 = 30, 0.3 ही तो होगा। तो 0.3 तो हो गया नमक, यानी कितने परसेंट निकाल लिया तुमने? 5%। यानी ये जो घोल भरा था ना इसमें 6 लीटर का, उसमें 0.3 लीटर तो नमक है, 0.3 मात्रा तो उसमें नमक की। अब बची जो रही 5.7 वो है पानी, वो है पानी बची जो रही। ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? 6 लीटर का 5% 0.3 ये तो है नमक, बाकी जो बचा 5.7 वो है पानी। अब वो कह रहा बताओ इसमें क्या कह रहा, 1 लीटर पानी निकाल दिया। अब उसने जब 1 लीटर पानी इसमें से निकाल दिया, 1 लीटर पानी निकाल दिया, तो अब जो घोल बचा था तुम्हारे पास, वो बचा था 5 लीटर का, नहीं बचा था। तो 5 लीटर में अगर हम कहें कि नमक कितना था, तो 5 का परसेंट तो देखो वही रहेगा। अगर हम कहें 6 लीटर में 5% था, उसमें से हमने 1 चम्मच निकाल ली, तो उसमें भी 5 ही प्रतिशत है नमक। अगर हम ऐसे हाथ करके ऐसे निकाल लिया पानी, हाँ पानी तो निकाला, तो 5 मिश्रण नहीं निकाला। अच्छा 1 मिनट, क्या निकाला? मिश्रण नहीं निकाला, पानी निकाला। सॉरी, सही बात है, गलती कर, पानी निकाला। 1 लीटर शुद्ध पानी निकाला उसने, 1 लीटर शुद्ध पानी निकल गया इसमें से, 1 लीटर शुद्ध पानी निकल गया। तो जो 5.7 पानी था, अब वो 1 लीटर पानी तो चला गया इसमें, तो पानी बचा कितना है? अब इसमें 1 कम कर दो तो 4.7 पानी बचा इसमें।
सही बात। 4.7 पानी बचा, लेकिन नमक जितना था उतना ही है। वो सवाल दूसरा होता है कि मिश्रण निकाल लेते हैं, पानी मिला देते हैं, थोड़ी गलत जगह चले गए थे। तो सही बात है। तो 1 लीटर आ रहा बात समझ में, पानी इतना बचा, नमक वही है, नमक कहीं नहीं गया, नमक वो था वो है अभी भी। अब आगे क्या लिखा उसमें, तो निकाल दिया जाने पर शेष बचे घोल में कितने प्रतिशत नमक है, शेष बचे घोल में। तो ये जो टोटल बचा घोल वो 5 लीटर बचा है। तो 5 लीटर में वो कह रहा नमक का परसेंट कितना है, तो 5 में नमक है 0.3 नहीं है, 5 में नमक है 0.3, 5 में से तो नमक का परसेंट आ गया जी, नमक का हिस्सा जी तो है 5 में से 0.3, गुणा करोगे 100 का 100% में बदल जाएगा। 5 में से 0.3 तो बचा नमक। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 बिल्कुल सही बात है। 0 से 0 हटा दो, 5 दूनी 10 करो, 6% हो जाएगा। आ रही बात समझ में। 0.3 बचा है 5 लीटर में, क्योंकि 1 लीटर शुद्ध पानी उसमें से वाष्प द्वारा उड़ गया पानी में, लेकिन नमक नहीं उड़ा, ना नमक उड़ता है, उड़ता केवल पानी है, क्योंकि पानी का क्वथनांक होता है कम नमक की अपेक्षा। ये कह रहे पानी को परसेंट, अगर पानी का परसेंट चाहिए होता तो फिर ऐसे करते तुम, पानी का परसेंट, पानी कितना बचा है, वो भी सही है। ये कह रहे 6% नमक आ गया, 94 आएगा, लेकिन पानी का परसेंट चाहिए तो पानी की मात्रा ऊपर लिखोगे। 4.7 है पानी, और कितने में है, 5 में, 5 में से 4.7 है पानी। जिसका परसेंट चाहिए वो ऊपर आ जाएगा, पानी का परसेंट पानी ऊपर आएगा, कुल मात्रा नीचे, नमक का परसेंट नमक ऊपर आएगा, कुल मात्रा नीचे। तो इसमें इंटू कर दोगे 100, इसको कर लोगे, इसको दशमलव हटाओ तो नीचे 10, 0 से 0 कटा, 47 दूनी 94 आ नहीं था वो, तो 6% नमक है, तो बचा जो है वो पानी है, 94 आ जाएगा यहाँ से, तो 94% पानी हो जाएगा। तो अगर पानी का परसेंट पूछे तो पानी की मात्रा ऊपर, कुल मात्रा नीचे, नमक का परसेंट पूछे तो नमक की मात्रा ऊपर, कुल मात्रा नीचे। सवाल देखो, अगला सवाल देखना। सवाल में लिखा एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। अब वो कह रहा मूल भिन्न क्या है, भिन्न मतलब अंश भी होना चाहिए, हर भी होना चाहिए। हमने माना कि अंश तो x है और हर y है, ये भिन्न हमने मान के चले x और y है। अब जैसे कि मान लो 220% की वृद्धि कर दी, 220% ऐसे समझना जैसे हमारे पास 200 रुपया है, 200 रुपया हमारे पास है, हमने कहा 10% बढ़ गए हमें रुपया, तो कितने हो गए, 220 हो गए, क्योंकि 200 का 10% होता है 20, 200 का 10% होता है 20, तो 20 बढ़ गए, यानी इसका मतलब तो 220 हो गए। अगर 220 रुपया में 10% बढ़ाना है तो तुम्हारे पास दो तरीके हैं कि 220 का 10% निकाल लो फिर जोड़ दो, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अगर तुम 200 का 110% निकाल दो तो एक बार में सीधे बड़े बड़े आ जाएंगे। कैसे, 200 का 100% तो 200 ही है, वो कह रहा है बड़े हैं कि कम हुए, बड़े हैं, तो एक काम करो तुम निकालो 200 का 100% निकालोगे तो यही आएगा, 10% बढ़ गए तो 100% में 10% बढ़ा दो तो 110% हो गए, तो 200 का 110% निकाल दो ना तो सीधे बढ़ जाएंगे, बड़े बड़े आएंगे, फिर तुम्हें जोड़ना नहीं है। और मान लो यही 10% कम हुए होते तो तुम कहते भाई साहब 20 रुपया कम हो गए तो 180 बचे, तो हम कहते जो 110% कर रहे हैं ना तुम भाई 90% कर दो। आ रही बात समझ में, यही कंसेप्ट है इस सवाल में। तुम्हें क्या करना है, माना कि अंश x है हर y है, तो वो कह रहा है 220% की वृद्धि हुई तो x का तो निकालो, 220 में 100 जोड़ दो 320, तो x का तो हो गया 320% और नीचे हो जाएगा तुम्हारा y का 150 जोड़ दो 100 में 250%, तो भिन्न क्या हो जाएगी, तो भिन्न हो जाएगी 4/5। आ रही बात समझ में, 4/5। ये कह रहा है भाई साहब परसेंट से परसेंट काट दो, 0 से 0 काट दो, का माने गुणा होता है, का माने एक विशेष प्रकार का गुणा होता है जो भाग से पहले हल होता है सरलीकरण में, का माने भी गुणा होता है एक विशेष प्रकार का गुणा जो भाग से भी पहले हल होता है सरलीकरण में। तो इसमें देखो इसका बिल्कुल सही जगह भविष्य देख लो भाई साहब, 32 नीचे जाएगा, 4 8 32 कर लो, इसका 5 5 25 कर लो, और जो उस तरफ जाएगी तो 5/8 हो जाएगा, तो x/y बराबर हो जाएगा 5/8। जी आंसर है। तो सवाल तो मुश्किल नहीं है। अगला सवाल देखो, यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% ज़्यादा है, लाइन को बड़े ध्यान से समझना। दो संख्याएं, मान लो एक संख्या
दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। बात को समझना बड़े ध्यान से समझना। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, 40% ज़्यादा हैं तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है? पूरे सवाल में कहीं भी एग्जैक्ट मान नहीं आया तो हम इस सवाल को 100 मान के कर सकते हैं। कैसे करेंगे? वो कह रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो हे भगवान ये बता दो तीसरी कितनी है। अगर तीसरी हमें पता चल जाए तो दोनों हम निकाल लेंगे। माना कि तीसरी 100 है, अगर तीसरी 100 तुमने मान ली तो तुम कहोगे भाई साहब इसमें लिखा है कि एक 30% ज़्यादा है और एक 40%, तो पहली वाली 30% ज़्यादा है कि दूसरी वाली? पहली वाली, क्योंकि उसने क्रमशः लिखा है, क्रमशः पहली वाली 30% ज़्यादा है और दूसरी वाली 40%। तो 100 से 30% बढ़ाओगे तो 130 और 100 से 40% बढ़ाओगे तो 140। अब सवाल का उत्तर दोगे। वो कह रहा है कि दूसरी से पहली कितनी कम है, क्या ये कहा है? तो जिससे गलत लगा रहा उसी नहीं लगाना चाहिए। इसका अर्थ फिर जे, अगर जे है इसका मतलब ये होता दूसरी से पहली कितने प्रतिशत कम है, तो हम अंतर देखेंगे। उसने कम ज़्यादा कही नहीं है। अब दूसरी से पहली, तो इसका अर्थ यही है कि दूसरी का कितने प्रतिशत है पहली, इसका अर्थ यही है। वैसे देखो वाक्य अगर हिंदी में पढ़ाओ दूसरी से पहली तो तुम कहोगे ज़्यादा या कम पूछ रहा होगा, लेकिन उसने कहीं भी ज़्यादा कम नहीं कही। अगर ज़्यादा कहे कम कहे तो हम अंतर देखेंगे, अंतर ऊपर लिखेंगे, लेकिन उसने कही नहीं है। तो से वाली चीज़ नीचे आ गई, बस इतना याद रखना। दूसरी से पहली तो बटे में आएगा 140 और पहली ज़्यादा कम नहीं गई, उसने ज़्यादा कम नहीं गई तो सीधा रख दो 130 ऊपर। अगर वो कहता है कि इस कितनी कम है दूसरी से तो फिर 10 लिखते ऊपर, तो अभी लिखो 130 ऊपर, इंटू में आएगा 100, गुणा काटा पीटी 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 50 बार 13 15 65, 650 बटे 7 ये आंसर, इतने प्रतिशत। चाहो तो सही बटे में ले जाओ, 92 सही करके। करें सवाल देखो, पहला सवाल पढ़ो। पहले सवाल में लिखा किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, इसके बाद 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है तो प्रारंभिक मूल्य कितना है? अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये है, बस एक जगह एग्जैक्ट मान दिखा, बाकी हर जगह प्रतिशत है। तो हम मान लेंगे इसको 100 क्या मानेंगे? सबसे पहले किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, तो मूल्य कितना था पहले हमें नहीं पता, माना कि 100। माना कि जो पहले मूल्य था ना वो पहले मूल्य 100 था, ऐसा हम मान के चल रहा है। अब 100 रुपए में जब 10% बढ़ाओगे तो 110 नहीं हो जाएगा? 10% बढ़ा दिए तुमने, जैसे ही तुमने 10% बढ़ाए हैं तो 110 हो गया। इसके बाद वो कह रहा है 20% बढ़ाना है, तो 110 में 20% बढ़ाओगे तुम तो 110 का 20% यानी 10% तो 11 है। कैसे? हमने कल भी बताई थी कि अगर 10% का हिसाब लगाएं तो इकाई के बाद दशमलव लगा देते हैं, और 1% का हिसाब लगाएं तो दहाई के बाद दशमलव लगा देते हैं। अगर दशमलव इकाई के बाद लगा तो 110 का 10% है 11, और 10% है 11 तो 20% है 22, तो 22 रुपए हो गया। 22 रुपए बढ़ गए, अगर 110 में 22 बढ़ गए तो कितने हो गए? 132 हो गए, यानी 20% बढ़ाने का मतलब 132 हो गए। फिर आगे लिखा क्या है? यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 है। अच्छा, अपना अंतिम कितना है? 132 है, अपना अंतिम 132 है। ये जो एग्जैक्ट मान दिया होता है इसका यूज केवल इतना होता है कि हम तुलना करवाएंगे, हमें इतने तुम्हें इतने, तो हमें कितने आए? 132, इनकी एग्जैक्ट कितने हैं? 33। तो हम कहेंगे हमें तो आ रहे 132, तुम्हें आ रहे 33, यानी हमें 132 तुम्हें 33 के बराबर है। हमें 132 इनके 33 के बराबर है, तो हमारा एक का इनका 33 बटे 132 के बराबर है। और चाहिए क्या? प्रारंभिक, तो हमारा 100 का कितने के बराबर है? गुणा 100 कर देंगे। या फिर ऐसे लिख लो कि हमें 132 इनके 33 के बराबर है, तो हमें 100 इनके कितने के बराबर है? क्वेश्चन मार्क। इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, आंसर आ जाएगा 33 × 100 बटे में होगा 132। 33 छक्का 132, नहीं सॉरी 33 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 33 चौको 132, 4 से कटा ये 100 बार 25 बार, तो इसका आंसर है 25%। सॉरी एग्जैक्ट 25 रुपये, ठीक है, 25 रुपये। पहला सवाल क्लियर है।
इसी सवाल में अगर वो ये पूछ लेता कि पहले 10% की, अगर ये पहले सवाल देख लो, अगर लिखना है तो लिख लो, समझने की कोशिश करना कैसे पूछेगा। अगर वो कहे कि पहले तो 10% की वृद्धि हुई, बाद में 20% की वृद्धि हुई, यदि अंतिम और प्रारंभिक मूल्य का अंतर 33 है, वो कहे अंतिम और प्रारंभिक मूल्य का अंतर 33 है, ध्यान से सुनना वाक्य क्या है, अंतिम और प्रारंभिक मूल्य का अंतर 33 है, तो हम यहाँ 132 नहीं लिखेंगे, हमारा अंतर कितना है 32, तो हम कहते हैं हमारा अंतर 32 है, इनका अंतर 33 है। जो वो एग्जैक्ट मान देगा ना, उसी के हिसाब से सेट करके हमें अपना उसका तुलना करवाना पड़ता है कि हमें तो इतनी है, तुम्हें इतनी है, तो हमारा प्रारंभिक मूल्य 100 है, तुम्हारा कितना है। मान लो वो प्रारंभिक पूछे ना, मान लो वो कहे अंतिम कितना है, मान लो पूछे अंतिम कितना, तो हम 100 नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे अगर 32 33 के बराबर है तो हमारा अंतिम 132 है, 132 कितने के बराबर है। देख लेना पूछा क्या है, जो पूछा है वहाँ इसे यहाँ रख देंगे, और जो तुलना करवाना है वो अपनी ले जाएंगे वहाँ पे, ऐसे रखेंगे। बात आ रही समझ में क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, इसी सवाल में अगर वो ये पूछ ले कि पहले 10% बढ़े, बाद में 20% बढ़े, तो बताओ कुल कितने परसेंट की वृद्धि हो गई। तो फिर हम पता कितना करते, अगर वो कहे पहले 10% बढ़े, बाद में 20% बढ़े, कितने परसेंट बढ़ गए, तो 132 तक तो जाना था। फिर तुम कहते भाई साहब 100 से 32 बढ़े, तो हम कहते 32 बढ़े कहाँ से बढ़े, 100 से बढ़े, तो इंटू 100 करोगे, 100 से 32 बढ़े, 100 से कटा 100 तो 32 आ जाएगा। या फिर सीधे ही लिख दो ना 32% बढ़े, 100 से अगर कोई चीज़ बढ़ती है तो वही परसेंट हो जाता है, 100 का 32 कितने परसेंट है, 32% है, तो सीधा जी हो जाएगा। जिस सवाल सुन लिया तुमने क्या बोला था, अगर वो कहे कि पहले 10% बढ़े, बाद में 20% बढ़े, कुल कितने परसेंट बढ़ गए, तो ये ऐसे करके सीधा अंतर देखना है, 32% बढ़ गए। ठीक, सेम सवाल अगला है, ऐसे ही करना है। उसमें कैसा है अगला सवाल, अगला सवाल समझना, उसमें लिखा 20% और 5% के दो क्रमवार बट्टे दिए, बट्टे माने डिस्काउंट होता है। क्रमवार बट्टे कैसे होते हैं, मान लो पहले 100 है, ऐसे ही लिखना है, पहला बट्टा कितने का दिया है 20 का, अगर 20 का बट्टा दे दिया, डिस्काउंट दे दिया तो 80 बचे। अब 80 में दूसरा बट्टा है 5 का, और हमें पता है 80 का 10% तो 8 होता है, अगर 10% 8 है तो 5% 4 है, तो 4 रुपया और छोड़ दो तो 76। अब तुम कहोगे उसमें पूछा है कि दो बट्टे दिए किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है, वो कह रहा है एक ही बट्टा दो 100 से 76 हो जाए, तो एक बट्टा 24 का देना पड़ेगा सीधा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 24% का एक ही बट्टा दो, एक बार में 76 पहुंचेंगे। ऐसा मत करना भी कहे एक 20 का दिया, एक 25 का दिया, तुम कहोगे अच्छा दो बट्टा नहीं एक देना, 20 और 5 25 का दे दो, गलत हो जाएगा, 25 से नहीं आएगा आंसर। नहीं, तुम कहोगे 20 और 5 जोड़ दो 25 का, ये बहुत सरल सवाल है, ऐसे नहीं होगा। पहले एक बट्टा दो, फिर उस पर दूसरा दो, पहले एक बट्टा दिया तुमने 20% का, फिर दूसरा दिया 5% का, तो 76 हो रहा है, और 76 पहुंचाने के लिए 25 का नहीं दोगे, 24 का दोगे। आ रही बात समझ में, हो जाएगा। अगला सवाल देखो, सेम सवाल अगला, सेम प्रोसेस अगले की भी, कुछ नया नहीं करेंगे यहाँ पे। उसमें लिखा चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर परिवार चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम कर दे। याद रखना खपत वाला भी सवाल ऐसे ही करना तुम्हें। वो कह रहा है कि भाव में वृद्धि हो गई, खपत कितने प्रतिशत कम कर दें, तो इसको करने की ट्रिक यही है, तुम्हें नई चीज़ नहीं सीखो, जो दो काम ऊपर किए ना वही काम इसमें। कभी भी अगर भाव बढ़ जाए और वो का खपत कितने % कम कर दे, या फिर भाव सस्ते हो जाए वो का खपत कितनी बढ़ा दें अब, ताकि पहले जैसा कोई अंतर ना पड़े, पहले जो होता था वो अभी भी होता रहे। तो हम कहेंगे अभी देखो 100 तो सस्ती हुई कि चीनी के मूल्य में वृद्धि भाई, तो 140 कर लो, यहाँ पे 140, 40% वृद्धि भाई। अब वो 140 से वापस 100 पे पहुँचना है तुम्हें, तो कमी कितने की करनी पड़ेगी, 40 की। 40 की कमी कहाँ से करोगे, 140 से करोगे, 40 की कमी 140 से करोगे, इंटू 100। ये करने की ट्रिक हो जाएगी, इसको जल्दी हो जाएगा इससे आंसर, बाकी तुम थोड़ी डिटेल करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। 2 सत्ते 14 तो क्या हो गया 200/7, ये आ रहा था ना इसका आंसर। सही बटे में ले जाना हो तो ले जाओ ऑप्शन में, अगर सही बटे में हो तो सही बटे में ले जाके 28 सही 4/7, अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा है तो सही बटे में ले जाओ। आ रही बात समझ में, हो जाएगा। तीनों सवाल करने की एक ही प्रोसेस है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी चेंज करी हमने। इसमें 40% की वृद्धि से पहले 40 बढ़ा दिए, 140 हो गया, 140 से वापस 100 पे जाना तो 40 कम करने पड़ेंगे। 40 कम कहाँ से करने पड़ेंगे, 140 से, तो बटे में 140 × 100। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या लिखा है, किसी हाँ अगला सवाल देखो, ये सवाल थोड़ा हटके है।
किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, आय चेंज नहीं होती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। कहने का मतलब यह है कि एजेंट है, तुम अपना कुछ काम करवाते हो, दलाल से करवा रहे हो कि तुम कुछ कमीशन ले लेना, हमारा काम करवा दो। तो वो एजेंट 4% लेता है, 4% लेता था, अब 5% लेने लगा, लेकिन जितनी आय उसकी पहले होती थी उतनी ही आय अभी हो रही, यानी व्यापार में कमी आई है। जो काम एजेंट करवाता है उसके काम करवाने में कमी आई है, काम कम होने लगा, मतलब व्यापार कम होने लगा। मान लो व्यापार पहले होता था 100 रुपये का, समझना, तो 100 रुपये का अगर व्यापार होगा तो उसमें 4 रुपये तो एजेंट के रहते थे, ठीक है। पहले की बात कर रहा है, ये पहले की बात है। ये पहले मान लो व्यापार अगर 100 रुपये का होता था तो 4 रुपये एजेंट लेता था। कितने परसेंट लेता था? 4%, यानी 100 का 4% 4 ही है। लेकिन अब अगर हम बात करें वर्तमान में, तो व्यापार कितने का होता हमें नहीं पता, व्यापार कितने का होता हमें नहीं पता, लेकिन बस इतना पता है कि इसका जो 5% वो लेता है ना, वो आज भी 4 रुपये ही कमा पा रहा है, आज भी 4 रुपये ही कमा पा रहा है, क्योंकि उसकी आय अपरिवर्तित है, जो जितना पहले कमाता था उतना ही अभी कमाता है। अब बस तुम्हें इतना पता करना है कि किसका 5% 4 होता है, किसका 5% 4 होता है। तो यहाँ अगर तुम लिख दो थोड़ी देर को, माना कि x का 5% 4 होता है, तो तुम कैसे करोगे भाई साहब? x का 5% बराबर 4 होता है, ऐसे लिखोगे। अब अगर x का 5% 4 होता है तो x × 5/100 बराबर 4 होता है, 5 से कटे 20 बार 80, तो x बराबर 80। तुम कहोगे भाई साहब अब व्यापार हो रहा है 80 का, अब व्यापार हो रहा है कितने का? 80 का। बात समझ में आ गई? अब व्यापार हो रहा है 80 का, पहले होता था 100 का, वो 4% लेता था तो 4 रुपया कमाता था। अब व्यापार हो रहा है 80 का, लेकिन वो कमीशन ले रहा है 5%, कमीशन ले रहा है 5%, तो 5% कमीशन ले रहा तो भी 4 ही कमा रहा, क्योंकि 80 का 10% 8 होता है, तो 5% 4 होता है। कमीशन बढ़ा दिया उसने, मतलब उसने अपनी दलाली की दर बढ़ा दी, लेकिन आय उसकी आज भी वही है, यानी बिजनेस कम हो गया। पहले बिजनेस 100 का होता था, अब व्यापार 80 का होता है। तो व्यापार में कितनी कमी आई? 100 से 80 हो गया, तो कमी कितनी आई? कमी 20 रुपया की आई, लेकिन हमें चाहिए परसेंट में। तो तुम कहोगे भाई साहब कमी आई है 20 रुपये की, और कहाँ से आई है? 100 से, तो बटे में 100 × 100। अगर 100 से कोई चीज़ हो तो डायरेक्ट आंसर कह दिया करो 20%। क्यों? क्योंकि 100 से 100 तो कट ही जाते हैं। अगर 100 से 20 कमी आई तो सीधा 20% आंसर है, तो मैं ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 100 से 100 तो कट ही जाना है। तो ये जो लिखा है तुमने, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 100 से है, 100 से है, तो 100 से 100 कट जाते हैं। तो अगर मान लो ये 200 से होता, तुमने 200 माना होता तो लिखना पड़ता, फिर बटे में 200। सही बात है, वो भी हो जाता। तो कमी यहाँ पे 20% की हो जाएगी, कमी बराबर 20%। ये लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं होती वैसे। सवाल पढ़ियो ध्यान से। पहला सवाल क्या है? यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो जाए, यदि, पहले लिख दिया उसने यदि ऐसा हो जाए, हुआ नहीं है। यदि का मतलब यह कि सोच रहा कि अगर ऐसा हो जाए तो, अगर हो जाए तो, यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 रबड़ और ज़्यादा खरीद सकता है। अगर 25% की कमी हो जाए तो 1 रुपया में कितनी रबड़ ज़्यादा खरीद सकता है? 2 रबड़। तो 2 ही तरीके बन रहा है इसको करने के, या तो वो हमने जो फॉर्मूला बताया वो कर दो घटा हुआ मूल्य निकालने के लिए, या फिर तुम डायरेक्ट क्या करो, जो हमने बताया था कि 1 रुपये में 25% कितना होता है? 1 रुपये का 25%, 1 रुपये का 25% 54 होती है, 25 पैसा होती है। तो वो कह रहा है अगर 25% कमी हो जाए तो तुम कहोगे भाई साहब 25 पैसा कम हो जाए, तो 25 पैसा तुम अगर उससे लोगे तो 2 रबड़ एक्स्ट्रा दे रहा, वो नहीं देगा, तो 25 पैसा में 2 रबड़ें आएंगी। अगर 25 पैसा की 2 रबड़ें आएंगी, जब कम हो जाए तब आएंगी, तो 1 रुपये में कितनी आएंगी? 1 रुपये में 8 आएंगी, नहीं आएंगी। ये तब की है अगर हो जाए तो, पहले लिखा उसमें यदि ऐसा हो जाए तो, नया भाव बाद वाला भाव, 1 रुपये में 8 आने लगेंगी अगर कम हो जाए तो। लेकिन वास्तविकता ये है कि 2 रबड़ ज़्यादा आने लगेंगी तो 8 हो जाएंगी, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि अभी वर्तमान में 1 रुपये की आ रही हैं 6 रबड़। 6 रबड़ आंसर माना जाएगा, इसका 8 नहीं माना जाएगा। लेकिन नया भाव तुम कहोगे 8 ही है भाई साहब, नया तो है, लेकिन वो सोच रहा है अगर हो जाए तो, अगर ऐसा हो जाए तो। लेकिन वो कह रहा है वास्तव में रबड़ों की संख्या कितनी है 1 रुपये में, तो तुम 6 ही लगाएंगे ना,
ये तो घटने के बाद की कहानी है, अगर घट गया तो होगा ऐसा 1 की 8। आ रही बात समझ में? इसी सवाल को तुम ऐसे भी कर सकते थे कि घटा हुआ मूल्य निकाल सकते हो कि घटा हुआ मूल्य कैसे निकालोगे, वो फॉर्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले नहीं बताया था ऐसा कि घटा हुआ मूल्य ऐसे लिख लो, घटा हुआ मूल्य हो जाएगा कितना 25/100, 25% माने 25/100, ऊपर रुपया और नीचे केजी नहीं है, वस्तु है, रबड़ है, रुपया प्रति रबड़ हो जाएगा। इस बार तुम कहोगे रुपया प्रति केजी, नहीं, ये केजी वाला सवाल नहीं है, ये रुपया प्रति रबड़ वाला सवाल है। तो रुपया कितने हैं? 1 रुपया, और रबड़ कितनी है? 2, 1 रुपया ऊपर 2 रबड़ नीचे, इसको काटोगे 25 चौको 100 तो आएगा 1/8, यानी 1 रुपया, 1 रुपया और नीचे 8 रबड़, यानी इसका मतलब ये हो गया कि 1 रुपए में 8 रबड़ें आएंगी अगर मूल्य घट गया तो। ये घटा हुआ है अगर घट गया तो, लेकिन घटा तो है नहीं है। 1 रुपए में 8 रबड़ आएंगी अगर घट गया तो। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए कि वास्तविकता अगर देखा जाए, वर्तमान में वास्तविकता देखा जाए तो मुझे तो सोच रहे थे अगर ऐसा हो जाए तो वर्तमान में आ कितनी रही है, तो तुम कहोगे 1 रुपए की 6, ये तो 2 ज़्यादा आने लगेंगी, घटा हुआ मूल्य है ये तो। आ रही बात समझ में? हो जाएगा। ऐसा ही एक सवाल अगला भी दिया इसी किताब में, देख लेना, उसको करके देख लेना। उसमें बस ये दिया है कि जो 25% है ना, उसमें 37 सही 1/3 या 35 सही 1/3 ऐसा कुछ दिया है, सही बटे में है। हो जाएगा, देख लेना उसको तुम। ठीक है, इस सवाल को आगे बढ़े हम अगले सवाल में। अगले सवाल को कर रहे हैं हम। एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्र की रुचि खेल में है। 12% जो स्टूडेंट है, खेल में रुचि है उनकी। कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है, लिखा है गायन में, गाने में है। तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है, नृत्य में है। तो ये 12% है वो किसका है? सभी का है ना, कुल छात्रों का। 10% किसका है? कुल छात्रों का है। एक सवाल ऐसा होता है जिसमें कहता है शेष छात्रों का, तो देख लेना शेष का है कि कुल का है। जब भी परसेंट दिखे या भाग दिखे या अनुपात दिखे, ये एग्जैक्ट मान नहीं होते, इनसे पूछा करो तुम किसके हो, तो उसके पहले लिखा होता है ये किसका है। तो ये कुल का है, ये भी कुल का है, और जो 3/4 लिखा है ना, 3/4 ये भी कुल का ही है, कुल छात्रों का, जिनका नृत्य में है, जिनका मन है नचने में। आगे क्या लिखा? शेष 15 बचे, तो ये एग्जैक्ट मान है, शेष 15 बचे। हमें कितने बच रहे? ये देखो, अब माना कि स्टूडेंट हैं 100, माना कि स्टूडेंट हैं 100 में से 12% की रुचि खेल में है, तो 12 खेल में निकल गए। 12 के बाद निकल गए 10% गाने में, तो 10 गाने में निकल गए। और 3/4, 100 का 3/4 कितना होता है? 4 से कटे 25 या 75 होता है, तो 75 हो गए। तो मैं किसमें? नृत्य में। तो टोटल कितने हो गए? 75 10 85, 85 और 12 97। बचे कितने रहे? 3। जब इन तीनों को तुमने टोटल देखा तो तुम कहोगे भाई साहब अब बचे हैं 3 बचे, जिनकी रुचि किसी में नहीं है, भी इनका मन ही नहीं है किसी चीज में। तो 3 हमें इनके कितने के बराबर है? 15। हमें 3 इनके 15, तो हमारा 1 इनका 5, हमारा 1 इनके 5 के बराबर है। हमें 3 इनके 15, हमें 1 इनके 5, तो हमें टोटल स्टूडेंट 100 हैं। तो 1 5 के बराबर है, तो 100 500 के बराबर नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 500। 3 है 15 के बराबर, तो 100 है कितने के बराबर, बस इतना पता करना है तुम्हें। तो 3 है 5, तो कॉमन सेंस है, 3 15 के बराबर, 1 5 के बराबर, 100 500 के बराबर। या फिर इसका गुणा इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, 15 × 100 और बटे में हो जाएगा 3 3 5 15 और 500 आंसर हो जाएगा।